जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपोर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि सेलेक्टेड प्रत्येक क्वेश्चन आपका सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशी आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। विकल्प आपके सामने है, आपको बताना होगा ऐसा भारतीय शासक कौन था जिसने विदेशी आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। तो मेरे दोस्तों, वह क्या था आपका टीपू सुल्तान ने, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो टीपू सुल्तान आपका मैसूर का शासक था जिसने अपना जो शासन ग्रहण किया था वह आपका 1761 में ग्रहण किया था। तो 1761 में एक इतिहास की बहुत बड़ी घटना हुई थी, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो बताइएगा पानीपत का तृतीय युद्ध किन किन के बीच में हुआ था। यह क्वेश्चन आपको हम टेस्ट के रूप में देते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा पानीपत का युद्ध जो आपका 1761 में जब इन्होंने आपकी शपथ ग्रहण की थी, तो पानीपत का युद्ध हुआ था, वह किस किस के बीच हुआ था। टीपू सुल्तान से क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान को और किस नाम से जाना जाता है। तो सुल्तान फतेह अली साहब टीपू, सुल्तान फतेह अली साहब टीपू के नाम से भी सुल्तान को जाना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हो तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हो, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। और एक विशेष सूचना है कि मेरे दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिस पर हम रोज 20 से 25 MCQs आपके कवर कराते हैं, जिसके माध्यम से आपका जीके जीएस का रिवीजन होता रहेगा। सभी MCQs आपको फ्री में ही प्राप्त होते हैं, जिसको हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटक गांव शस्त्रागार लूटा था। क्वेश्चन पूछा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चटक गांव शस्त्रागार किसने लूटा था। तो मेरे दोस्तों, जो प्रसिद्ध आपका चटक गांव शस्त्रागार था वह आपका सूर्य सेन ने लूटा था। और कब लूटा था, तो बात कर लेते हैं 18 अप्रैल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 18 अप्रैल को लूटा था और 1930 में लूटा था। तो क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध चटक गांव शस्त्रागार आपका सूर्य सेन ने 18 अप्रैल 1930 को आपका लूट लिया था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों आपका, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी। तो बताइएगा, विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा। चारों विकल्प आपके सामने सो रहे हैं कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता अंग जो आपकी संघ थी उसकी स्थापना मेरे दोस्तों किसने की थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी, तो सही जवाब होगा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता संघ की स्थापना की थी। कब की थी, तो क्वेश्चन यह भी बन सकता है, तो 1932 में की थी। बात करते हैं कि जो आपका हरिजन एक्ट होता है, अस्पृश्यता संघ का नाम बदलकर हरिजन एक्ट जो कर दिया गया था वह आपका 13 सितंबर को कर दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो हरिजन एक्ट लगता है जिसे हम SC/ST एक्ट भी बोलते हैं, उसको अस्पृश्यता संघ की स्थापना आपकी 1932 में हुई थी, जिसका नाम परिवर्तित करके 13 सितंबर 1933 को आपका हरिजन एक्ट इसका नाम कर दिया था, जिसको हम SC/ST एक्ट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1916 में, 1919 में, 22 में या 1929 में। तो पूर्ण स्वराज, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की जो घोषणा आपकी राष्ट्रीय जो आपकी कांग्रेस सरकार ने की थी वह आपकी कब की थी। तो सही जवाब होगा आपका 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कभी कभी पूरी डेट भी पूछ ली जाती है, तो पूरी डेट थी आपकी 9 दिसंबर 1929। 9 दिसंबर 1929 को आपकी पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सोचिएगा समझिएगा, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब हमको बताइएगा। भारतीय संविधान या भारत के विभाजन के समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वे आपके कौन थे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लाते हैं। तो क्वेश्चन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी। JB कृपलानी भारतीय विभाजन के समय आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
अगला क्वेश्चन है आपका, सांभर झील राजस्थान के निकट नगरों में से किससे निकटतम होती है? ऑप्शन है भरतपुर से, जयपुर से, जोधपुर से या उदयपुर से। तो बताइए, क्वेश्चन पूछा जाता है सांभर झील। तो मेरे दोस्तों, आपकी सांभर झील कहाँ पर बहती है? तो सांभर झील जो बहती है वह आपकी राजस्थान में बहती है। मगर राजस्थान के कौन से जिले से होकर जाती है? तो सही जवाब होगा, सांभर झील आपकी राजस्थान के जयपुर जिले से होकर जाती है। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सांभर झील कहाँ पर बहती है, तो राजस्थान आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया था कौन से निकट जिला है, तो सही जवाब होगा या नगर है, तो जयपुर इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब, बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से समृद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि जो आपका विक्टोरिया जलप्रपात है वह आपका किस नदी के किनारे है? तो मेरे दोस्तों, जो विक्टोरिया जलप्रपात है वह आपका जेम्बिजी नदी के किनारे है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। और जो जेम्बिजी नदी है वह आपकी कहाँ पर बहती है? तो अफ्रीका में बहती है। तो विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ का है? तो अफ्रीका का ही है। इसमें आपका डी विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन है, विश्व वन क्षेत्रों में किस वन के फैलाव की प्रतिशत अधिक है? मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? विकल्प आपके सामने हैं, शीतोष्ण संक्रांतारी वन, शीतोष्ण पर्वत वन, उष्ण कटिबंधीय मानसून वन या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। तो बताइएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व वन क्षेत्रों में किस प्रकार के वन का फैलाव या किस प्रकार के वन आपके सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो मेरे दोस्तों, जो सर्वाधिक जो पाए जाते हैं उष्ण मानसूनी वन पाए जाते हैं। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब निकल कर आता है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित देशों में से किस एक ने विश्व में अधिकतम आयु संभावित है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से ऐसा कौन सा देश है जहां पर सबसे अधिक आयु संभावित है, मतलब जहां के सबसे अधिक लोग जीते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो सही जवाब जो इसमें होने वाला है वह होने वाला है आपका जापान। जापान की जो है वह आपकी सर्वाधिक आयु क्या है इसमें सम्मिलित है। तो यहाँ की इनकी राजधानी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो बताइए, जापान की राजधानी क्या थी? तो जापान की राजधानी थी मेरे दोस्तों टोक्यो। और मुद्रा क्या है? मुद्रा है येन। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। बात करते हैं जर्मनी की राजधानी। तो बताइए, तो बर्लिन कहाँ की राजधानी है? आपकी जर्मनी की है, क्योंकि ये चारों देशों की एग्जाम में बहुत ज़्यादा राजधानी पूछी जाती हैं, तो हम इनको बता रहे हैं। बात करते हैं कनाडा की। तो कनाडा की क्या है? ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। और नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो कहाँ की राजधानी है? तो नॉर्वे की राजधानी है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित देशों में से किस विश्व में सबसे अधिक आयु संभावित है? कहाँ के देश की? तो बे सही जवाब होगा आपका जापान में सर्वाधिक आयु संभावित है। सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो जापान की राजधानी है। ओटावा आपकी कनाडा की राजधानी है। जर्मनी की राजधानी आपकी बर्लिन है। और ओस्लो आपकी कहाँ की राजधानी है? तो नॉर्वे की राजधानी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन है आपका, नंदा देवी चोटी है। ऑप्शन है असम हिमालय का भाग, कुमाऊं हिमालय का भाग, नेपाल हिमालय का या पंजाब हिमालय का। बताइए, नंदा देवी चोटी आपसे पूछी गई है, सोचिएगा समझिएगा। तो इसमें जो भी बच्चा विकल्प बी की ओर जा रहा है बिल्कुल सही जा रहा है, कुमाऊं हिमालय का भाग। तो नंदा देवी कौन सी चोटी है? कुमाऊं हिमालय का भाग है, यानी बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा से बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है। विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा, प्रत्येक विकल्प पर विचार कीजिएगा। ऑप्शन है स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पन्नार, कावेरी या इनमें से आपका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और जब उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका कि प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा से बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है आपका स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बगई, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वार्टजाइट
क्यांतरित होता है? ऑप्शन चूना पत्थर, ऑक्साइन से, बलुआ पत्थर या सेल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चट्टानों से आपको प्रत्येक क्वेश्चन मिल जाता है, चट्टानों से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वार्टजाइट कहाँ से प्राप्त होता है? तो क्वार्टजाइट मेरे दोस्तों, जो बच्चे विकल्प सी की ओर जा रहे हैं यानी बलुआ पत्थर की ओर जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब होगा क्वार्टजाइट आपका बलुआ पत्थर से होता है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते। तो ज्वालामुखी कौन से सागर में उद्गार नहीं होते? तो सही जवाब होगा आपका ज्वालामुखी आपके बाल्टिक सागर में उद्गार नहीं होते, यानी ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जो आपके ज्वालामुखी कहाँ पर उत्पन्न नहीं होते? तो बाल्टिक सागर में आपके ज्वालामुखी उत्पन्न नहीं होते। इसमें आपका विकल्प ए के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बौद्धों की अधिकांश संख्या पाई जाती है। ऑप्शन है बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन का विचार कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा बौद्धों की अधिकांश संख्या पाई जाती है। तो मेरे दोस्तों, जो बौद्धों की अधिकांश संख्या पाई जाती है वह आपकी कहाँ पर पाई जाती है? तो करेक्ट जवाब होगा महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में आपको बौद्धों की सर्वाधिक संख्या मिलती है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है। क्या है? ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार की विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इसके गुण का कारण है इसका बहुत छोटा आकार, बहुत बड़ा आकार, बहुत ऊंचा घनत्व या बहुत अल्प घनत्व। तो बताइएगा, सोचिएगा, सोचने लायक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि ब्लैक होल एक अंतरिक्ष में एक पिंड है जो प्रकाश में जो विकिरण होती हैं उनको बाहर नहीं आने देता। इसका गुण क्या है? तो मेरे दोस्तों, इसका जो गुण है वह है आपका बहुत ऊंचा घनत्व है। क्या है? जो आपका ब्लैक होल है इसका बहुत ऊंचा घनत्व है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो प्रथम भारतीय अध्यक्ष बना था वह आपका कौन था? विकल्प आपके सामने है, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रथम भारतीय अध्यक्ष तो कौन था? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो थे वह आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे, जो आपके कब बने थे? तो 1985 में। कब बने थे? 1985 में बने थे और 1988 तक ये क्या रहे थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय, तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, देश का कौन सा शहर सन सिटी के नाम से विख्यात है? ऑप्शन है जोधपुर, कन्याकुमारी, पुरी या कोहिमा। तो बताइएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सन सिटी, तो सन सिटी के नाम से कौन विख्यात है? तो सही जवाब होगा जोधपुर आपका सन सिटी के नाम से विख्यात है। ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? तो विश्व का ऐसा एक कौन सा देश है जहां पर महिलाओं के लिए सैन्य सेवा क्या है? अनिवार्य है। विकल्प आपके सामने है, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें इजराइल आपका डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है, जिन बच्चों ने डी विकल्प डी को चुना है। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको जो मिलेगा आरपीएफ में सीधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आरपीएफ के साथ साथ एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय युद्ध स्मारक, भारतीय युद्ध स्मारक पुरातत्व संग्रहालय का क्या है, कहाँ पर स्थित है? 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो कहाँ पर है? कोलकाता, लखनऊ, अहमदाबाद, दिल्ली आपके विकल्प सामने हैं। तो सोचिएगा, समझिएगा, बताइएगा कि भारतीय युद्ध स्मारक का जो पुरातत्व संग्रहालय है कहाँ पर है? तो सही जवाब होगा मेरे दोस्तों आपका दिल्ली में है, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब निकल कर आता है।
अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्रचलित है? तेलुगु, कन्नड़, मलयालम या तमिल? तो दक्षिण भारत में आपसे पूछा गया है, साउथ इंडिया में भारत की कौन सी भाषा ऐसी है जो मेरे दोस्तों आपकी सर्वाधिक प्रचलित है? तो सर्वाधिक प्रचलित कौन सी है? तो सही जवाब होगा आपकी तमिल भाषा जो है दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्रचलित है, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है, डी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था 1947, 1950, 52 या 65? बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा, विकल्प कर गौर से पढ़िएगा। क्वेश्चन है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो मेरे दोस्तों जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो आपका प्रारंभ हुआ था वह कब हुआ था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ आपका 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में हुआ था। और पहला पुरस्कार जो दिया गया था वह आपका दिया गया था जी शंकर को। किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को जो था पहला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जिसका आपका जो हुआ था प्रारंभ 1965 में हुआ था। तो डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधारिक भाषा नहीं है या आधिकारिक भाषा नहीं है? जापानी, स्पेनिश, फ्रेंच या अंग्रेजी? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो बताइए संयुक्त राष्ट्र की जो आधिकारिक भाषा नहीं है वह आपकी कौन सी नहीं है? विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, बताइएगा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा। तो मेरे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की जो आधिकारिक भाषा है वह आपकी 6 भाषा है। कितनी भाषा है? 6 भाषा आपकी क्या है? संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है। उनमें से एक भाषा ऐसी है जो इसमें नहीं है, उसको आपको बताना होगा। उसको बताइएगा। तो सही जवाब होगा संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक भाषा नहीं है, जापानी भाषा आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या है? भाषा नहीं है। इसमें ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो। बात कर लेते हैं कौन कौन सी है। तो आपकी चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है, स्पेनिश है। ये क्या है? आपकी सभी जो है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है। देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। तो प्रथम बौद्ध संगीति, तो बताइए प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था मेरे दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वह आपका कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी मेरे दोस्तों वह आपकी हुई थी राजगृह में, यानी सप्तवी गुफा राजगृह। इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। तो कुल बौद्ध समिति आपकी कितनी हुई थी? कुल आपकी 4 बौद्ध समिति हुई थी, जिसमें प्रथम बौद्ध समिति आपकी राजगृह में हुई, दूसरी बौद्ध समिति आपकी कहाँ पर हुई? दूसरी हुई थी आपकी कहाँ पर? वैशाली में, तीसरी हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई थी आपकी कुंडल वन में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रथम बौद्ध संगीति आपकी राजगृह में हुई थी। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, द वायर ऑफ द हार्ट किसकी आत्मकथा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि द वायर ऑफ द किसकी आत्मकथा है? तो मेरे दोस्तों यह आपकी किसकी आत्मकथा है? तो मृणालिनी साराभाई की है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं कब उठती हैं? ऑप्शन है आधी रात के बाद, सूर्य अस्त के समय, सूर्य से पहले या दोपहर के समय। तो यह तो बिल्कुल जो गलत जवाब होगा। सूर्य से पहले भी आपका गलत जवाब होगा, सूर्य के इसमें सही जवाब होगा आधी रात के बाद। जब आधी रात आपकी हो जाती है उसके बाद सागर तट पर निकटवर्ती स्थानों पर आपकी ठंडी हवाएं क्या हैं? चलने लगती हैं। ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या नियोन। तो बताइए लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोहे में जो जंग लगने का मुख्य कारण है वह आपका क्या है?
तो लोहे में जो जंग लगने का कारण है वह है आपका ऑक्सीजन। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में जो सर्वाधिक गैस पाई जाती है कौन सी पाई जाती है। वायुमंडल की बात हो रही है, ना कि लोहे पर जंग लगने की। तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस आपकी 78.08% गैस जो पाई जाती है वह आपकी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। उसके बाद जो पाई जाती है ऑक्सीजन गैस वह आपकी 20.95% पाई जाती है। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर आपकी आर्गन गैस पाई जाती है जो आपकी 0.93% है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस जो पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, जिसका 78.08% आपकी देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है यूएनओ की उस एजेंसी का नाम बताइए जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। तो बाल कल्याण के लिए जो मेरे दोस्तों यूएनओ की कार्य करती है वह आपकी कौन सी करती है। तो सही जवाब होगा इसमें ICAR जो है वह आपकी यूएनओ की एक ऐसी एजेंसी है जो आपकी बाल श्रम के लिए कार्य करती है। बात करते हैं यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूएनओ की स्थापना आपकी 1945 में हुई थी। कब? 24 अक्टूबर 1945 को आपकी यूएनओ की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार एकत्रित करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिसको केंद्रीय सरकार एकत्रित करती है। तो केंद्रीय सरकार इनमें से कौन से कर को एकत्रित करती है। तो सही जवाब होगा केंद्रीय कर आपकी सीमा कर को एकत्रित करती है। कौन से कर को? सीमा कर को, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जमायते इस्लामी निम्नलिखित किस देश का राजनीतिक दल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो किस देश का राजनीतिक दल है? आपका सही जवाब होगा यह जो दल है मेरे दोस्तों आपका कहाँ का है। तो इसमें सही जवाब होने वाला है यह दल आपका जो हो जाएगा वह होगा आपका बांग्लादेश का है। कहाँ का है? बांग्लादेश का है। बात करते हैं बांग्लादेश की राजधानी क्या है। तो बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका है। बात करते हैं बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो टका जो है वह आपकी बांग्लादेश की मुद्रा है। बात करते हैं सऊदी अरब की राजधानी क्या है। तो रियाद, और मुद्रा क्या है? रियाल आपकी सऊदी अरब की मुद्रा है। दो देशों की बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विज्ञान के क्षेत्र में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राप्ति अभी नहीं की है। तो विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने जो प्राप्ति नहीं की है मेरे दोस्तों, कौन सी प्राप्ति नहीं की है। तो इसमें जो सही जवाब होगा वह आपका सही जवाब होगा भारत ने जो अभी तक प्राप्ति नहीं की है चंद्रमा पर आदमी भेजने की प्राप्ति नहीं की है। कौन सी प्राप्ति नहीं की है? मतलब चंद्रमा पर चंद्रयान 3 तो चला गया मगर अभी तक आदमी भेजने की प्राप्ति अभी तक नहीं की है। अगला क्वेश्चन है आपका हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या निम्नलिखित में से किस स्थान पर थी। तो हर्षवर्धन काल की बात हो रही है। तो हर्षवर्धन काल में जो था मात्र एक नालंदा विश्वविद्यालय था। कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय था जिसमें आपकी शिक्षा ग्रहण की जाती थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हर्षवर्धन के काल में। तो हर्षवर्धन का काल कब से कब तक चला था। तो हर्षवर्धन का काल आपका 1590 से लेकर 1547 तक चला था, जो आपके वर्धन वंश के संस्थापक थे या वर्धन वंश थे। और नालंदा विश्वविद्यालय उस टाइम पर एकमात्र विश्वविद्यालय था जिस पर आपकी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है चाणक्य ने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी। तो चाणक्य ने मेरे दोस्तों आपकी तक्षशिला से प्राप्त की थी, जो आपका इसमें विकल्प बी के साथ आपका सही जवाब होगा। चाणक्य ने जो आपकी शिक्षा प्राप्त की थी वह आपकी तक्षशिला विश्वविद्यालय से की थी। अगला क्वेश्चन है आपका मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक नहीं है। तो फाइलेरिया मच्छर से होता है, सही बात है। मलेरिया भी आपका मच्छर से होता है। पित्त जार भी होता है। क्वेश्चन है यक्षमा क्या होता है। तो यक्षमा आपका मच्छर के द्वारा नहीं होता, जो आपका डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन पूछा गया था मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का बाध्य नहीं है। तो मच्छर आपका यक्षमा का बाध्य नहीं है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टीबी भी बोलते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है? टीबी इसका आपका दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका घंटे के बजट की आपूर्ति कैसे की जाती है। तो घाटे के बजट की आपूर्ति। तो घाटे के बजट की जो मेरे दोस्तों आपूर्ति की जाती है वह आपके उपयुक्त में से किसी भी अथवा किसी प्रकार से की जा सकती है, यानी इसमें डी विकल्प सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक के विषय में राज्यसभा विषय कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के बिना भी पारित हो सकता है। आपका क्वेश्चन है, राज्यसभा की स्वीकृति के बिना धन विधेयक पारित नहीं हो सकता। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक विषयक विवाद का राज्य सभा का अध्यक्ष निर्णय लेता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था धन विधेयक के संदर्भ में, तो क्वेश्चन था इसमें, धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के बिना भी क्या कर सकता है? आपका प्रस्तावित हो सकता है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी निम्न में से किससे प्रभावित नहीं थे? ऑप्शन है आपके सामने, तो गांधी जी जो थे लेनिन से प्रभावित नहीं थे, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल का विद्वान नहीं था? तो वैदिक काल में मादक पेय पदार्थ, तो मेरे दोस्तों वैदिक काल में मादक पेय पदार्थ होते थे, पर्दा प्रथा नहीं थी। जब आपकी क्या थी? जब आपकी वैदिक काल सभ्यता चल रही थी, जब आपकी पर्दा प्रथा नहीं थी, यानी स्त्रियों को सम्मान दिया जाता था, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा असहयोग देने का क्या कारण था? तो खिलाफत आंदोलन में जो मेरे दोस्तों गांधी जी द्वारा असहयोग देने का कारण था वह आपका क्या था? तो राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना, इसमें ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पादप विज्ञान यानी पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पादप विज्ञान में मेरे दोस्तों आपका पौधों का अध्ययन किया जाता है, बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो चेचक आपका बेरीसेला के कारण होता है, बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने बेरीसेला को चुना है। अगला क्वेश्चन है, कीमोथेरेपी किस रोग का उपचार के लिए दी जाती है? तो सही जवाब होगा कैंसर के उपचार के लिए दी जाती है। तो आज के जो क्वेश्चन थे यह वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था और सभी क्वेश्चन आपके सेलेक्टेड थे। क्वेश्चन हमने पूछा था टीपू सुल्तान का, एक क्वेश्चन हमने टेस्ट में दिया था, टीपू सुल्तान का जन्म आपका 1761 में हुआ था। उस टाइम पर पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, वह आपका किस किस के बीच हुआ था? अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, जिस पर हम रोज़ 20 से 25 MCQs कवर कराते हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी GK GS की नॉलेज को चेक कर सकते हो और बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ा सकते हो। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।